इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कारो 2016। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है। करेक्ट। क्यों इतना पॉपुलर है ये? सबसे पहले एग्जाम में इसमें 4 मार्क टू 12 मार्क्स, 4 मार्क से लेके 12 मार्क तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इतना ज्यादा डिस्कशन में है। इसका रेफरेंस आप बहुत सारे आंसर्स में दे सकते हैं, इसका रेफरेंस आप बहुत सारे अलग अलग आंसर्स में दे सकते हो कि बैलेंस शीट पीएनएल के बहुत सारी चीजों को कवर करता है। करेक्ट, इसलिए इतना पॉपुलर है। नेक्स्ट, इसमें काफी चेंजेस आते रहते हैं, तो पेपर सेट करने वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, इसलिए पेपर सेट करने वालों के लिए वापस ये बहुत ही उनका चहीता टॉपिक है। तो एनीवेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पॉपुलर टॉपिक, दैट इज कारो 2016। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसका ओरिजिन देखने वाले हैं कि ये कहां से आया, क्या है ये, किस किस को एप्लीकेबल है वो देखने वाले हैं। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम लोग अराउंड 35-40 केसेस देखने वाले हैं। सबसे पॉपुलर एरिया है जहां पे केसेस पूछे आते हैं, सो वी आर गोइंग टू सी 35-40 केसेस ऑन दैट। 16 क्लॉजेस है इसके। कैसे सीक्वेंस में नंबर वाइज इसको याद रखना, इसका एक जबरदस्त शॉर्टकट देखने वाले हम लोग। इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, उसको आपने एक बार देख लिया मतलब वो सारे क्लॉज आपके दिमाग में फिट है। फिर सारे क्लॉजेस देखेंगे, देयर 16 क्लॉजेस, 16 क्लॉजेस है। कारो 2015 में 12 क्लॉजेस हुआ करते थे, तो उसके 16 हो चुके हैं और चेंजेस भी है बहुत सारे। एंड देन उसके भी कुछ केसेस, क्लॉजेस के साथ साथ हम इतनी सारी बातें देख लेंगे, इतने सारे केसेस देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए केसेस देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी दिस मच। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। कोई भी क्वेश्चन, किधर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गिव आंसर्स। परफेक्ट आंसर देने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। करेक्ट। लेट्स सी, सबसे पहले सेक्शन 143.11 is the origin of कारो। ठीक है, सेक्शन 143.11 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप चाहे तो करंट सिचुएशन रिक्वायरमेंट, करंट सिनेरियो की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। किसके ऊपर? ऑडिटर्स के ऊपर, कंपनी के ऑडिटर्स के ऊपर ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि सभी ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट बनाते वक्त कुछ एडिशनल बातें उसके अंदर लिखे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा उसके हिसाब से। तो ऐसा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेक्शन 143.11 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को यूज किया है और ऑर्डर इशू किया है सभी ऑडिटर्स पे जो कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सभी कंपनी ऑडिटर्स पे, कि तुमको तुम्हारी रिपोर्ट बनाते वक्त इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। और इसलिए उसका नाम है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। कंपनी के ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें उनको एडिशनल बातें लिखनी पड़ेगी एज पर कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। करेक्ट। काफी सालों से ही ऐसे ऑर्डर्स इशू होते रहे हैं। बरसों पहले माओ कारो था, फिर कारो 2003 आया, फिर कारो 2015 आया, अब ये कारो 2016 है। तो 143.11 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है
उन्होंने अपने पावर यूज करके ऑर्डर इशू किया है सभी ऑडिटर्स के ऊपर कि वो अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट में चीजों को इंक्लूड करे, करेक्ट, एज पर दिस ऑर्डर, एंड इट्स कॉल्ड कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, करेक्ट। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, लॉ में ऐसा लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसल्ट NFRA, उन्होंने कंसल्ट करना चाहिए NFRA को, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA करके एक जो कमिटी है उनको उन्होंने करना चाहिए कंसल्ट, लेकिन NFRA अभी तक बना ही नहीं है। NFRA बना ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो पिछली बार इन्होंने CA इंस्टीट्यूट को कंसल्ट कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब लॉ में अमेंडमेंट आके ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी। जब तक NFRA नहीं बनता, जब तक NFRA नहीं बनता, कारों के कंसल्टेशन के लिए एक कमिटी बनानी चाहिए। उस कमिटी के हेड, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, आपको पता है किसी भी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर के जस्ट नीचे जो सबसे पावरफुल बंदा होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, करेक्ट। तो यहां पे जो हेड होगा वो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। इस कमिटी का हेड एक जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट बंदा होना चाहिए। इसमें लोग आने चाहिए CA इंस्टीट्यूट से, इसमें लोग आने चाहिए इंडस्ट्री चेंबर से, FICCI, CII, करेक्ट। ये इंडस्ट्रियल फेडरेशंस है, इंडस्ट्री के लोग इसमें हैं, वहां से कुछ लोग आने चाहिए। हेड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का रहेगा, CA इंस्टीट्यूट से लोग आएंगे, इंडस्ट्री से लोग आएंगे, स्पेशल इनवाइटीज हम इनवाइट करेंगे और लोगों को फ्रॉम नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाकास से जो ये तय करते हैं कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे वो, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से भी स्पेशल इनवाइटीज आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 5 तरह के लोग हैं। एक है चेयरमैन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, फिर दूसरा लोग आएंगे CA इंस्टीट्यूट से, तीसरा लोग आएंगे इंडस्ट्री जो कन्फेडरेशन है, जो इनके ग्रुप से, वहां से लोग आएंगे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर लोग आएंगे नाकास से, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और फिर लोग आएंगे CAG से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहां से लोग आने वाले हैं, करेक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर 29 मार्च को आया है ये। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15-16, 15-16, ध्यान से याद रखना। आया 2016 में है, आया 2016 में है, लेकिन लगेगा 15-16 से। लॉजिकल है, साल खत्म होने के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनते हैं, तब इसको बनाया जाता है, करेक्ट। तो बस 15-16 खत्म होने के जस्ट पहले ही आया है, तो 15-16 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, तो तब उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो कारो 2016 लिखा 16 है, लेकिन एप्लीकेबल है, ध्यान रखना मेरा स्टेटमेंट, लिखा 2016 है लेकिन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, बराबर। 15-16 जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से एप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने सबसे पहला ये बैकग्राउंड, करेक्ट, हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा कि ये आया कहां से है, दैट इज सेक्शन 143(11). स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है कारो। ऑर्डर में 4 पैराग्राफ्स है। पहले पैराग्राफ में कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है, किसको एग्जेम्पशंस है, एप्लीकेबिलिटी और कब से कमेंस हो रहा है, 1 अप्रैल 2015 से कमेंस हो रहा है, उसके बारे में लिखा है। किस किस को एप्लीकेबल है, किस किस को एग्जेम्पशंस है, करेक्ट। दूसरे पैराग्राफ में एक सिंपल सी बात लिखी है कि ये ऑर्डर के अंदर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, इट विल बी पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इट विल बी पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो ट्रीटमेंट आप ऑडिट रिपोर्ट को देते हैं वही ट्रीटमेंट इस रिपोर्ट को आपको देना पड़ेगा। अब कौन सी बातें लिखनी, यहां पे 16 क्लॉजेस दिए हुए आपके, यहीं पे आपके पूरे 16 क्लॉजेस, सारे के सारे 16 क्लॉजेस आपके यहीं पे दिए हुए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। और कोई भी अगर आप
निगेटिव बात लिखते हैं, एडवर्स बात लिखते हैं, तो आपको रीजन हमेशा देना पड़ेगा, ऐसा पैराग्राफ नंबर 4 में। तो पैराग्राफ नंबर 1 इज वेरी सिंपल, इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट। नंबर 2 सेज दैट इट विल बी पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ट्रीटमेंट आप ऑडिट रिपोर्ट को कहते हो वैसी की वैसी पूरी ट्रीटमेंट इसको दी जाए। पार्ट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 16 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है, 16 क्लॉजेस जो बात हमको लिखनी है इस रिपोर्ट में, कारो रिपोर्ट में। एंड लास्ट इज, जब भी आप लिखे निगेटिव बात तो उसका रीजन जरूर दे, इट शुड बी हैविंग अप्रोप्रिएट रीजंस। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग, हम इसके केसेस बाद में देखने लाइन बाय लाइन। पहले क्या है बेसिक बात वो देख लेते हैं। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स ऑफ ऑल द कंपनीज। इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट ऑफ ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज है सबके ऑडिटर्स को लगने वाला है, सबके, ऑल इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनीज को भी, फॉरेन कंपनी के ऑडिटर्स को भी लगने वाला है। सो इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम द जो बाहर से आए हैं जो कंपनीज जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, उनको भी लगने वाला है, फॉरेन कंपनीज को भी लगने वाला है, करेक्ट। तो सबको लगा दिया और फिर अब धीरे धीरे करके एक एक लोगों को एग्जेम्पशन देते गए। उसका निमोनिक है बहुत ही सिंपल सा, आईबी कॉप्स करके, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉप्स। देखो हमको, देखो बातें समझना जरूरी है, लॉजिक जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और उतना ही ज्यादा जरूरी है कि हम चीजों को याद भी रखें। तो शॉर्टकट्स है, कुछ समरीज है, सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए और दिमाग में फिट भी बैठ जाना चाहिए, दोनों भी चीजें होनी ही चाहिए, करेक्ट। तो आईबी कॉप्स करके निमोनिक है। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स ऐसी बहुत सारी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको कारो नहीं लगने वाला, बहुत ही लॉजिकल है। बैंक, देन बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनीज, उनके ऑडिटर्स ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्टिंग करते हैं आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से, उनको भी कारो नहीं लगने वाला, उनको भी एग्जेम्पशन है। देन सी स्टैंड फॉर चैरिटी पर्पस के लिए जो कंपनीज बनी है, सेक्शन 8, चैरिटी पर्पस के लिए जो कंपनीज बनी है, सेक्शन 8 कंपनीज को भी एग्जेम्पशन है, ठीक है। देन O स्टैंड फॉर वन पर्सन कंपनी। O स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनको बख्श दिया, उनके ऑडिटर्स को भी नहीं लगने वाला है। P स्टैंड फॉर प्राइवेट कंपनीज। ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो हर एंगल से छोटी दिखती हो, जो हर एंगल से छोटी दिखती हो, जिन्होंने सारी कंडीशंस फुलफिल की। अभी आगे कंडीशंस है, देयर आर 4 कंडीशंस। अगर आप ये चारों कंडीशन फुलफिल करोगे, ऐसी प्राइवेट कंपनी, उसी को एग्जेम्पशन मिलेगा। सभी प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब एंगल से छोटी हो, उनको ही एग्जेम्पशन मिलेगा। देखो बहुत सारे केस हम देखने वाले, उसमें छोटी छोटी बातें इसमें कवर होगी, देखेंगे हर एग्जेम्पशन के लिए देखेंगे हम लोग केसेस, ठीक है। अभी सिर्फ जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो पढ़ लेते एक बार। 4 कंडीशन। नंबर 1, ये जो प्राइवेट कंपनी है, इट शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। इट शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। इट शुड नॉट बी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ना होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, ना सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से कोई नाता नहीं होना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, इट शुड नॉट बी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ना पब्लिक कंपनी ऊपर होना चाहिए, ना पब्लिक कंपनी नीचे होना चाहिए। ना ऊपर होल्डिंग में पब्लिक कंपनी होना चाहिए, ना नीचे सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी होना चाहिए। एकदम सिंपल है। हम ऐसे लोगों को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं जिनका पब्लिक से, जनता से, पीपल एट लार्ज से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। इसलिए ना होल्डिंग वाले पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, ना सब्सिडरी वाले पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। उसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, मैं 2 तरीके से बोल के बताया। या तो मैं ऐसा बोलूं, आई शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, आई शुड नॉट बी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। या फिर मैं ऐसा बोलूं,
मेरा होल्डिंग पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए या मेरा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होना चाहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। बोथ आर वन एट द सेम, करेक्ट, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं जैसा बोल रहा हूं एकदम वैसा समझिए, बोलिए, ना मेरा होल्डिंग कंपनी होना चाहिए पब्लिक कंपनी, ना मेरा सब्सिडरी होना चाहिए पब्लिक कंपनी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ चलेगा, 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें कब देखेंगे? इट शुड बी एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे पब्लिक कंपनी ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे। बैलेंस शीट डेट पे पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने जो उधारी ली है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दैट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पहले 2 कंडीशन को देखना है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, लेकिन बोरोइंग वाली जो कंडीशन है इट इज एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एज पर P&L शेड्यूल 3 शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। साल भर का जो रेवेन्यू है इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। खास बात, इट इज टोटल रेवेन्यू। जनरली वर्ड यूज होता है टर्नओवर, यहां वर्ड टर्नओवर नहीं है, टोटल रेवेन्यू है। मैं आपको बोला हर छोटी मोटी बात पे हम गहराई में जाएंगे और हर चीज का केस देखेंगे। ऐसे 35 to 40 केसेस सिंपल से भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं बोला था सिर्फ बेसिक आप देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी जो चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, ना होल्डिंग वाले पब्लिक कंपनी ना सब्सिडरी वाले पब्लिक कंपनी। सेकंड, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। थर्ड, borrowing from banks and financial institutions should not exceed 1 crore and total revenue should not exceed 10 crore, correct। पहले 2 कंडीशन के लिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बोरोइंग के लिए एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और टोटल रेवेन्यू के लिए अगेन ड्यूरिंग द ईयर या फिर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, बोलो एक ही बात है। IB कॉप्स, I for इंश्योरेंस कंपनी, B for बैंकिंग कंपनी, C for चैरिटी वाली कंपनी, O for 1 person कंपनी, P for प्राइवेट कंपनी, S for स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का पूरा डेफिनेशन है, करेक्ट। आपके नोट्स से पूरा एज इट इज दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन, सारे पीपीटी सब कुछ आपके नोट्स में इंक्लूड है। आपको सिर्फ सुनते जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है, दिमाग पर फिट बैठते जाएगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी की ये पूरी डेफिनेशन है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कारो, इट इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्मॉल कंपनी डेफिनेशन। स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब सिर्फ ये भी प्राइवेट हुई, बिल्कुल। क्लॉज नंबर 5 भी उसको डील करता है प्राइवेट कंपनीज को, क्लॉज नंबर 6 भी है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉज नंबर 5 में कोई कंपनी एग्जेम्प्ट होती है तो 5 में जाएगा, क्लॉज नंबर 6 में कोई कंपनी एग्जेम्प्ट होती है तो 6 में जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या तो क्लॉज नंबर 5 में कवर हो जाओ या तो क्लॉज नंबर 6 में कवर हो जाओ, इसीलिए तो अलग अलग एग्जेम्पशंस दिए हैं। आइदर गो इन क्लॉज नंबर 5। सो प्राइवेट कंपनीज के लिए 2 क्लॉज है साहब, या तो क्लॉज 5 में जाओ या तो क्लॉज 6 में जाओ स्मॉल कंपनी में, ठीक है। स्मॉल कंपनी मतलब कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs. This amount can be increased by government up to 5 crores. गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर सकता है, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज, लेकिन आज तक इंक्रीज नहीं किया है।
तो हमारे लिए तो मुद्दे की लिमिट कौन सी हुई? 50 लाख। स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs, जिसका टर्नओवर एज पर लास्ट P&L इज नॉट एक्सीडिंग 2 crore। ठीक है, जिसका टर्नओवर वर्ड पुराने पिछले क्लॉज में क्या था? वर्ड टोटल रेवेन्यू। यहां पे क्या वर्ड है? टर्नओवर। जब हम केसेस देखेंगे तो मैं कंपैरिजन भी आपको कराऊंगा पूरा। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 crores एज पर लास्ट P&L, पिछला P&L, करंट ईयर नहीं, पिछला P&L। पिछले P&L 2 crores। गवर्नमेंट चाहे तो इसको 20 crore कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करेक्ट। और ये दोनों क्लॉजेस के बीच में इट इज एंड, और नहीं है। बोथ द कंडीशंस आर मस्ट कंपलसरी, दोनों कंडीशंस कंपलसरी है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कैपिटल के हिसाब से भी छोटी है और टर्नओवर के हिसाब से भी छोटी है, कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 crores। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि टर्नओवर पिछले साल का देखना है, कैपिटल एज ऑन लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट का देखना है। जो हमको देखना है इट शुड बी लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट कारों के लिए। आगे और लिखा है, इसकी ना होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए ना सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। ना होल्डिंग, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है, तुम कहां से स्मॉल हो? तुम्हारे सर पे तो हाथ है होल्डिंग कंपनी का। तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है, तुम कहां से स्मॉल हो? तुम्हारी सब्सिडरीज भी है। ना होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए ना सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी ए सेक्शन 8 कंपनी। या तो सेक्शन 8 के मजे लो या तो स्मॉल कंपनी के मजे लो, दोनों मजे आप नहीं ले सकते। यू शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। एंड थर्ड, यू शुड नॉट बी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। तुम स्पेशल एंटिटी नहीं होनी चाहिए। आरबीआई एक्ट 1934 स्पेशल एंटिटी, आईसीआई एक्ट 1949 स्पेशल एंटिटी, नाबार्ड एक्ट स्पेशल एंटिटी नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉल कंपनी मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी जो पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 crore एज पर लास्ट P&L। इट शुड नॉट हैव होल्डिंग कंपनी, इट शुड नॉट हैव सब्सिडरी कंपनी, इट शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, इट शुड नॉट बी अ स्पेशल एंटिटी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अभी हम लोगों ने एग्जेम्पशंस देखे, आईबी कॉर्प्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, चैरिटी, 1 person, प्राइवेट और स्मॉल। अब हम लोग लाइन से वी विल सी प्लेंटी ऑफ केसेस वन बाय वन ये एग्जेम्पशंस के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी दीज वन बाय वन, एक करके देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी। दिस ऑर्डर इज ऑन द कंपनी और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये ऑर्डर किसको पढ़ना है, किसको समझना है, किसको इंप्लीमेंट करना है, किसको रिपोर्ट करना है? इट इज नॉट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी, इट इज क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन ऑन द ऑडिटर। दिस ऑर्डर इज नॉट ऑन द कंपनी, दिस ऑर्डर इज ऑन द ऑडिटर। तो ध्यान रखना, जब हम एग्जेम्पशन की बात करें, एप्लीकेबिलिटी की बात करें, दिस ऑर्डर इज नॉट ऑन द कंपनी, दिस ऑर्डर इज ऑन द ऑडिटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज, क्या आपको पता है आजकल 2 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के खुद के, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन, और पूरे ग्रुप को ऐड करके बनते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो 2 तरह की ऑडिट रिपोर्ट है। स्टैंड अलोन की ऑडिट रिपोर्ट अलग, कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट अलग। तो स्टैंड अलोन को तो स्टैंड अलोन की जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी स्टैंड अलोन की, खुद की अकेले की, तब तो कारो लगता है। कंसोल जो रिपोर्ट बनेगी क्या उसको भी कारो लगेगा क्या? आंसर इज नो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारो रिपोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्टैंड अलोन कंपनी। कारो रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है उसको नहीं लगने वाला, सिर्फ स्टैंड अलोन को लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारो 2016 में ये नया है, पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पहले कंफ्यूजन था बहुत सारा।
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है इसको क्लैरिफाई करके. सो कारो इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट. देन नेक्स्ट इज, क्या कारो ब्रांच ऑडिटर्स को लेगा? यस. ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट्स जमा कर करके उनको पढ़ के हमारी मेन रिपोर्ट बनाते हैं. ब्रांच के कारो रिपोर्ट्स को जोड़ के ही हम मेन कार रिपोर्ट बना सकते हैं. करेक्ट. तो ऑफ कोर्स ब्रांच ऑडिटर्स को कारो रिपोर्ट लगेगा, कंसोल को नहीं लगता, लेकिन स्टैंड अलोन को बनाने के लिए छोटी छोटी ब्रांच रिपोर्ट्स लगती है, उनको लगेगा. तो छोटी छोटी ब्रांच रिपोर्ट्स और उससे बनने वाली स्टैंड अलोन की रिपोर्ट, इनको कारो लगेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी, अब देखो आईबी कॉर्प्स, ये जनरल पॉइंट्स थे, कुछ जनरल केस थे, जनरल केस लिखा भी है मैंने. करेक्ट. नाउ अब आईबी कॉर्प्स जो था उसी सीक्वेंस में हम सारे केसेस देखेंगे. जिस सीक्वेंस में हमने एग्जेम्पशन देखे वही सीक्वेंस में हम लोग उसके केसेस भी देखने वाले हैं. आईबी कॉर्प्स, आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. तो सवाल यह है, कौन से इंश्योरेंस कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस वाले जो लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, कि जो जनरल इंश्योरेंस करते हैं उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, कि जो दोनों है उनको मिलेगा? लाइफ वालों को कि जनरल वालों को कि दोनों को? एग्जेम्पशन में सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाले और जनरल इंश्योरेंस वाले दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा. करेक्ट. दोनों को मिलेगा. यही एक केस बन सकता है उसमें, बहुत ही सिंपल सा. अगली बात है, बैंक्स को एग्जेम्पशन मिलेगा, तो देख लिया. फॉरेन बैंक्स, इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स है, क्या उनको एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या विल फॉरेन बैंक्स गेट एग्जेम्पशन? स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड, सिटी बैंक, क्या इनको एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या इनको एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस. कारो में लिखा है बैंकिंग कंपनीज को एग्जेम्पशन मिलेगा. बैंकिंग कंपनीज एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, और वहां पे बैंकिंग कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन बैंक्स कवर्ड है. तो ध्यान रखना, हर केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो 4-4 मार्क के लिए आ सकता है. इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स, सो बी केयरफुल. ठीक है. 4-4 मार्क के लिए आ सकता है. क्या फॉरेन बैंक को एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन बैंक्स कवर होती है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा. क्या कोऑपरेटिव बैंक में एग्जेम्पशन मिलेगा? कोऑपरेटिव बैंक, सोचो कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? साहब कोऑपरेटिव बैंक, नाम पे जाइए. कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है. इट इज नॉट अ कंपनी. कंपनी नहीं है तो कंपनीज एक्ट ही नहीं लगता. कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा तो उसके अंदर इश्यू हुआ ऑर्डर कहां से लगेगा? कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनीज एक्ट नहीं लगता. कंपनीज एक्ट नहीं लगता तो उसके अंदर का ऑर्डर कहां से लगेगा? करेक्ट. तो उनको तो ऐसे भी एग्जेम्पशन है. जब लगेगा ही नहीं तो एग्जाम का सवाल ही नहीं उठता है, लगता ही नहीं उनको. क्या एनबीएफसी को एग्जेम्पशन मिलेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस इज एनबीएफसी. क्या मुथूट फाइनेंस को, श्रीराम ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, क्या एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, मॉर्गेज कंपनीज, क्या इनको एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या एग्जेम्पशन सिर्फ बैंक्स को है. इट इज टू ओनली एंड ओनली बैंक्स. सिर्फ बैंक्स को एग्जेम्पशन है, एनबीएफसी अलग होते हैं. इससे तो नाम है नॉन बैंकिंग
इट इज नॉट बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. एग्जेम्पशन इज ओनली टू बैंक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसी में एक इंटरेस्टिंग केस. दिसंबर तक आप एनबीएफसी थे, उसके बाद आप बैंक बन गए. ऐसा होता है ना. दिसंबर तक आप एनबीएफसी थे, अब आप बैंक बन गए. क्या आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? विल यू गेट एग्जेम्पशन? या फिर उल्टा, दिसंबर तक आप बैंक थे, उसके बाद आप एनबीएफसी बन गए. विल यू गेट एग्जेम्पशन? गाइडेंस नोट्स में एकदम साफ साफ लिखा है, यू हैव टू सी स्टेटस एज एट एंड ऑफ द ईयर. बैलेंस शीट डेट पे आपको स्टेटस देखना है. यू हैव टू सी स्टेटस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज ऑन बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट पे बैंक हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. पहले केस में, इन फर्स्ट केस, बैलेंस शीट डेट पे इट इज अ बैंक, एग्जेम्पशन मिलेगा. इन सेकंड केस, बैलेंस शीट डेट पे इट इज एनबीएफसी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो स्टेटस कब देखना है? एज ऑन बैलेंस शीट डेट. ठीक है, बहुत सिंपल. इंश्योरेंस की केस हो गई, बैंक्स की केस हो गई, आईबी कॉप्स. नाउ सी इज फॉर चैरिटी. कंपनीज एक्ट 1956 में चैरिटी वाली कंपनीज को सेक्शन 25 में लाइसेंस मिलता था. सेक्शन 25 कंपनीज को बोलते थे. जिनको सेक्शन 25 में लाइसेंस मिला है, क्या उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा कि सिर्फ सेक्शन 8 वालों को एग्जेम्पशन मिलेगा? प्रिंसिपली आप देखिए, इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन गाइडेंस नोट ने बोला है दोनों को. जिनको सेक्शन 25 में मिला, जिनको पुराने एक्ट में लाइसेंस मिला है चैरिटी करने का, और जिनको नए एक्ट में लाइसेंस मिला है चैरिटी करने का, दोनों के ऑडिटर्स को एग्जेम्पशन है. तो ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनीज अंडर 2013 एंड सेक्शन 25 कंपनीज अंडर 1956 दोनों चैरिटी के लिए बनी है, दोनों को लाइसेंस चैरिटी के लिए है, तो दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा. ठीक है. अच्छा, ये इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, चैरिटी कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, चैरिटी है, वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, इन सबका हमको स्टेटस एज ऑन विच डेट देखना है एग्जेम्पशन के लिए? एज ऑन बैलेंस शीट डेट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. जब तक कुछ और नहीं लिखा जाता, हमको हमेशा स्टेटस एज ऑन बैलेंस शीट डेट पे लेना है, एज ऑन 31 मार्च देखना है. तो 31 मार्च को इंश्योरेंस हो कि नहीं, 31 मार्च को बैंक हो कि नहीं, 31 मार्च को चैरिटी वाले हो कि नहीं, 31 मार्च को स्मॉल हो कि नहीं, ऐसा हमको देखना है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको सारी के सारे एप्लीकेबिलिटी एज ऑन 31 मार्च को देखना पड़ेगा. ठीक है. अब प्राइवेट कंपनी की केसेस, आईबी कॉप्स में आई हो गया इंश्योरेंस, बी फॉर बैंकिंग, सी फॉर चैरिटी, ओ फॉर वन पर्सन. अब प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशंस है. 4 कंडीशंस आर देयर. होल्डिंग सब्सिडरी वाली, पेड अप कैपिटल वाली, बोरोइंग्स वाली, टोटल रेवेन्यू वाली, 4 कंडीशंस है. चारों में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं की, चलेगा क्या? ऑल द 4 कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव, मैंडेटरी. चारों कंडीशंस क्यूमुलेटिव है, मैंडेटरी है. चारों की चारों कंडीशंस क्यूमुलेटिव है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. चारों फुलफिल करोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा. देन ओनली यू विल गेट एग्जेम्पशन. करेक्ट. तो भाई साहब, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है. ठीक है. ओके. होल्डिंग और सब्सिडरी का स्टेटस. होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जो हमको स्टेटस देखना है, मैंने बोला कि इसमें यहीं पे
प्राइवेट कंपनी में जो पहला क्लॉज है, ना मेरी होल्डिंग पब्लिक होनी चाहिए, ना मेरी सब्सिडरी पब्लिक होनी चाहिए, ना होल्डिंग पब्लिक ना सब्सिडरी पब्लिक, करेक्ट। तो हमने बोला ये बात एज ऑन विच डेट, कब हम लोग ये देखेंगे, व्हेन विल सी दिस, कब देखेंगे ये हमारी कंपनी है, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है, करेक्ट। हमने बोला होल्डिंग शुड नॉट बी पब्लिक, हमने बोला सब्सिडरी शुड नॉट बी पब्लिक, करेक्ट। ये एज ऑन विच डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखना है, ये भी इट शुड बी सीन एज ऑन बैलेंस शीट डेट, करेक्ट। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात, अब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी है ये मामला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर होल्डिंग इंडियन पब्लिक कंपनी है नहीं चलेगा, सब्सिडरी इंडियन पब्लिक कंपनी नहीं चलेगा। फॉर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नॉट अ प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन मतलब एओ की रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनी जो भी है, सबसे पहले वो कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी का मतलब है जो रजिस्टर्ड है एज पर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 या पहले के एक्ट्स। इसमें फॉरेन कंपनीज नहीं आता। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, व्हाट इफ माई होल्डिंग इज अ फॉरेन पब्लिक कंपनी, व्हाट इफ माई सब्सिडरी इज अ फॉरेन पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी मतलब डेफिनेटली इट मींस इंडियन पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी मतलब इंडियन सब्सिडरी कंपनी। व्हाट अबाउट फॉरेन? फॉरेन होल्डिंग और फॉरेन सब्सिडियरी का क्या होगा? फॉरेन होल्डिंग और फॉरेन सब्सिडियरी का क्या होगा? लिटरल इंटरप्रिटेशन बोले तो सिर्फ इंडियन पब्लिक कंपनी और इंडियन सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, फॉरेन चलता है लिटरल। लेकिन रीजनेबल देखे तो हमारा इंटेंशन है कि हम पब्लिक कंपनीज को दूर रखना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ना होल्डिंग ना सब्सिडरी, कहीं पर भी रखना नहीं चाहते। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फॉरेन होल्डिंग भी नहीं चलेगा, फॉरेन पब्लिक भी नहीं चलेगा, फॉरेन सब्सिडरी भी नहीं चलेगा, ठीक है। लिसन गाइस, वंस अगेन, यहां पे मैंने आपको बोला कि वापस वो एग्जेम्पशन जो है, मेरा ऊपर वाला भी पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, नीचे वाला भी पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। अब इतना तो क्लियर है, पब्लिक कंपनी मतलब इंडियन पब्लिक कंपनी, इट शुड नॉट बी इंडियन पब्लिक कंपनी, इट शुड नॉट बी इंडियन पब्लिक कंपनी। व्हाट अबाउट फॉरेन पब्लिक कंपनीज? फॉरेन पब्लिक कंपनीज का क्या? फॉरेन पब्लिक कंपनीज का क्या? लिटरल वो देखो तो सिर्फ इंडियन वालों को प्रोहिबिट किया है, फॉरेन वालों को नहीं। लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का। या फिर रीजनेबल इंटेंशन के हिसाब से देखो, इंटेंशन के हिसाब से देखो तो फॉरेन कंपनीज को भी प्रोहिबिट करना चाहिए, फॉरेन पब्लिक कंपनीज भी नहीं चलेगी, ठीक है। मैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करता हूं, आई सपोर्ट रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, द सेकंड वन। और मैं चाहता हूं आप ये दोनों लिखे एग्जाम में और आप सेकंड वाला ही सपोर्ट करें, उसके हिसाब से आगे जाए। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी तरह का, एमसीए की तरफ से कोई केस लॉ नहीं है, तो ये क्वेश्चन ओपन है अभी भी। सो आई से दैट फॉरेन पब्लिक कंपनी भी नहीं चलेगी होल्डिंग में, फॉरेन पब्लिक कंपनी नहीं चलेगी सब्सिडरी में, ठीक है। हम कोई भी कोना नहीं छोड़ने वाले, जितने केसेस पॉसिबल है सब देखने वाले, ठीक है। लेट्स सी, अब पहली कंडीशन प्राइवेट कंपनी की जो पहली कंडीशन है उस पे केस हो गए। अब दूसरी कंडीशन पेड अप कैपिटल वाली, ठीक है। पेड अप कैपिटल, अब यहां पे 75% इक्विटी शेयर, ये 75% इक्विटी शेयर है वाज हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी 15th जैन तक।
15 जैन तक 75% होल्डिंग थी और 15 जैन को बेच दिया 30%। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी के पास में होल्डिंग थी उसकी 75%, 15 जैन तक, फिर 30% बेच दिया, 45% पे आ गया। एज ऑन बैलेंस शीट डेट इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने अभी डिस्कस किया, आपको देखना है। ये एज ऑन बैलेंस शीट डेट 15 जैन तक प्राइवेट कंपनी वॉज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, but as on 31st March it is not a subsidiary of a public company। 31st मार्च को सब्सिडरी नहीं है, 31st मार्च को होल्डिंग में पब्लिक कंपनी नहीं है। हमको 31st मार्च का स्टेटस देखना है, 31st मार्च का स्टेटस हमको देखना है, चलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 15 जैन का स्टेटस नहीं देखना, 31st मार्च को अगर मैं स्टेटस देखूं तो मेरे होल्डिंग में कोई पब्लिक कंपनी नहीं है, मैं पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं हूं, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, कारो 2015 और उसका जो स्टेटमेंट एक था पुराना, उसके हिसाब से एग्जेम्पशंस आर ओनली फॉर लिमिटेड कंपनी, नॉट फॉर अनलिमिटेड। कारो 2016 के गाइडेंस नोट में क्लियरली लिखा है एग्जेम्पशंस आर फॉर बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी मानेंगे, तो दोनों को मिलेगा, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये व्यू एग्जैक्टली अपोजिट है एज कंपेयर टू लास्ट कारो, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी के एग्जेम्पशंस लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों टाइप के कंपनीज को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट लिमिटेड के एग्जेम्पशंस लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों कंपनीज को मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आईबी कॉस्ट पहले कुछ जनरल केस देखे, इंश्योरेंस के केस देखे, बैंकिंग के केस देखे, चैरिटी का केस देखा, 1% का एक नॉर्मल केस मतलब स्टेटस कब का वो देखा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का जनरल कुछ चला, अभी प्राइवेट कंपनी पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके कि होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। और मैंने आपको रीजनेबल इंटरप्रिटेशन भी बताया कि ना तो वो इंडियन पब्लिक कंपनी है ना फॉरेन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए होल्डिंग, ना सब्सिडरी इंडियन पब्लिक कंपनी ना फॉरेन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, करेक्ट। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों भी ना इंडियन पब्लिक चलेगी ना फॉरेन पब्लिक चलेगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि शेयर कैपिटल में क्या क्या, शेयर कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स की जो लिमिट है, वो जो लिमिट है वो 1 करोड़ की है, तो उसमें क्या क्या आएगा? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? क्या हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट करेंगे? ऑफ कोर्स, पेड अप कैपिटल निकालते वक्त हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट करेंगे। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काउंट करेंगे? यस, हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी काउंट करेंगे, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, इट इंक्लूड्स बोथ पेड अप एज इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। क्या जनरल रिजर्व काउंट करेंगे? यस, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स आएंगे डेफिनेटली। पीएनएल के डेबिट बैलेंस का क्या? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस पहले के कारों के मुकाबले अभी ये सिनेरियो बदल गया है। पहले जो अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस होता था उसको इग्नोर करते थे, पहले पीएनएल को एडजस्ट करते थे जनरल रिजर्व से, जो बच जाता था उसको इग्नोर करते थे पहले। कारो 2016 में पूरा का पूरा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लेना पड़ेगा,
पूरा का पूरा डेबिट बैलेंस 60 लाख है तो पूरा का पूरा 60 लाख लेना पड़ेगा आपको। इट्स अ बिग चेंज एज कंपेयर टू प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल सही भी है। प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ओल्ड शेड्यूल 6 के हिसाब से थी, नई अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल 3 के हिसाब से है। पूरा डेबिट बैलेंस माइनस करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कारों में सिर्फ रिजर्व्स लिखा है, ऑल द रिजर्व शुड बी देयर, कैपिटल, रेवेन्यू, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, सभी तरह के आने चाहिए रिजर्व्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, कुछ ही चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, उसको भी लेना पड़ेगा, वो भी आएगा। कैपिटल रिजर्व, यस, ऑल द टाइप ऑफ रिजर्व्स, फ्री और नॉट, रिस्ट्रिक्टेड और नॉट, स्टैट्यूटरी और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा? नो, शेयर एप्लीकेशन मनी अभी तक कैपिटल नहीं बना, अभी तक कैपिटल नहीं बना, वो नहीं आने वाला। शेयर फॉरफीचर अकाउंट एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के हिसाब से कैपिटल में एक चीज ऐड करनी पड़ती है और एक चीज माइनस। जो ऐड करनी पड़ती है शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल को कैंसल करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और एक चीज जो माइनस करते हैं वो कॉल्स इन अरियर्स। तो डेफिनेटली फॉरफीचर हमको लेना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना पड़ेगा, यस, ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल, रेवेन्यू, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, सब रिजर्व्स लेने पड़ेंगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते वक्त और बायबैक करते वक्त आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR बनाना पड़ता है, क्या उसको लेंगे? यस। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, जो लोग ये अकाउंटिंग देख चुके हैं, जब हम ESOP की अकाउंटिंग करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग ESOP की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस की अकाउंटिंग, ऑप्शंस के अकाउंटिंग में ये अकाउंट आता है जिसको बोलते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये भी रिजर्व्स का एक पार्ट है, ये भी रिजर्व्स का एक पार्ट है। सर ये लायबिलिटी नहीं है, इसको रिजर्व्स का पार्ट माना गया है क्योंकि आगे जाके इसके पैसे नहीं शेयर्स देने पड़ते हैं, करेक्ट? तो इसको शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट माना गया है, इसको भी हमको लेना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, क्या हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को लेंगे? यस। प्रेफरेंस को लेंगे? यस। जनरल रिजर्व को लेंगे? यस। 60 + 10 70, 70 + 30 इज 100। P&L का डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे, यस। 100 - 60 40 बचे। सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे, यस। 40 + 10 50। कैपिटल रिजर्व लेंगे, यस। 65 70। रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस। हाई रिजर्व 78, ठीक है। एंड तो सब कुछ मिलाकर 88 का आता है शेयर कैपिटल, विच इज नॉट क्रॉसिंग 1 करोड़। अगर 1 करोड़ क्रॉस नहीं करते तो आपने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की कंडीशन को आपने फुलफिल किया है। इफ यू फुलफिल अदर कंडीशंस, अगर आप बाकी कंडीशंस को फुलफिल करते हो, इफ यू फुलफिल अदर कंडीशंस, ठीक है, तो आपको एग्जेम्पशन जरूर मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस है पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ सकती है। क्या शेयर्स इशूड फॉर कैश आएंगे? क्या शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आएंगे? क्या बोनस शेयर्स आएंगे जो बिना कैश के इशू होते हैं? ओके। पेड अप शेयर कैपिटल की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल मींस कैश रिसीव्ड। इट मींस कैश रिसीव्ड फॉर द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस एनी अमाउंट क्रेडिटेड फॉर एज पेड अप शेयर कैपिटल। पैसे नहीं भी मिले लेकिन अगर आप क्रेडिट कर रहे हो एज पेड अप शेयर कैपिटल तो उसको भी काउंट करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर शेयर्स आर इशूड इन काइंड, पैसे नहीं भी मिले लेकिन क्रेडिट हो रहा है तो काउंट होगा। बोनस शेयर्स
पैसे नहीं भी मिले लेकिन क्रेडिट हो रहा है तो काउंट होगा। ध्यान रखना, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड बोनस शेयर्स भी काउंट होंगे। तो क्या आपके कैश में जो शेयर आपने इशू किए, कैश में जो आपने शेयर इशू किए काउंट होंगे? यस, बट एट फेस वैल्यू ओनली। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम इग्नोर करेंगे। हमको पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, उसमें सिर्फ फेस वैल्यू आती है, उसमें हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं लेंगे। अदर देन कैश जो शेयर इशू हुए क्या उसको काउंट करेंगे? यस। बोनस शेयर्स? यस। क्रेडिट तो हुआ है ना। प्रेफरेंस शेयर काउंट होंगे? यस। सबको मिलाकर 1,15,000 हुआ। कॉल्स इन अरियर्स माइनस करेंगे? ऑफ कोर्स, हम जब माइनस कर तभी पेड अप शेयर कैपिटल मिलता है। फॉरफीचर लेंगे? यस। डिबेंचर लेंगे? नो। कॉल्स इन अरियर्स लेंगे? नो। 1,16,500 आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल। तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि किस तरीके से आप पेड अप शेयर कैपिटल को काउंट करते हैं। एग्जाम में केस आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बता दिया कि पेड अप शेयर कैपिटल करते वक्त क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ठीक है, देखिए हम लोग पूरा वही सीक्वेंस में चल रहे हैं। इंश्योरेंस के केसेस देखे, बैंकिंग के केसेस देखे, चैरिटी का केसेस देखा, 1% के केसेस देखे, प्राइवेट कंपनी पहले जनरल केस देखे, फिर जनरल केस के बाद में होल्डिंग और सब्सिडरी वाला केस समझा हम लोगों ने, पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में समझा हम लोगों ने, रिजर्व्स के बारे में समझा हम लोगों ने। अब बोरोइंग की बारी। बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड बोरोइंग, अनसिक्योर्ड बोरोइंग, डोमेस्टिक बोरोइंग, फॉरेन बोरोइंग, कोई भी बोरोइंग हो फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बोरोइंग हो, सब काउंट करना है आपको। इंटरेस्टिंग केस नंबर 1, इंटरेस्ट अक्रूड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो गाइडेंस नोट में लिखा है इंटरेस्ट विच इज अक्रूड एंड ड्यू। अक्रू हो गया है और ड्यू भी हो चुका है, मतलब ड्यू डेट भी आ चुकी है, उसको काउंट करो। लेकिन जो सिर्फ अक्रू हुआ है उसको काउंट मत करो। क्लियरली स्पेसिफाई किया गाइडेंस नोट में। वेरी इंटरेस्टिंग, वंस अगेन, इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है और ड्यू भी हुआ है, अक्रू हुआ है और ड्यू भी हुआ है, उसको आप लेंगे, और जो सिर्फ अक्रू हुआ है उसको नहीं लेंगे। जैसे हमारे केस में 40 लाख का लोन है, अक्रूड 8 लाख है, अक्रूड और ड्यू एंड अनपेड है 12 लाख, तो हम कितना लें काउंटिंग में? 40, ठीक है, प्लस 12, 52 लैक्स हम लोग काउंटिंग में लेंगे। विल टेक 52 लैक्स इन काउंटिंग। तो ध्यान रखना है आपको, अक्रू सिर्फ अक्रू हुआ है नहीं चलेगा, अक्रू प्लस ड्यू हुआ है तो उसको हम लेंगे, करेक्ट, क्योंकि तभी वो एक एक्चुअल लाइबिलिटी, एक्चुअल पेएबल बनता है। अच्छा, हम बैंक से 2 तरह की चीजें ले सकते हैं, फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड नॉन फंड बेस्ड। किसी भी तरह का हम लोन लेते हैं, किसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, जो भी तरह के हम लोन लेते हैं उसको बोलते हैं फंड बेस्ड। ऐसी फैसिलिटीज जिसमें पैसा मिल गया हो, ऐसी फैसिलिटीज जिसमें पैसा मिल गया हो उसको फंड बेस्ड फैसिलिटी बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड फैसिलिटी। और ऐसी फैसिलिटी, ठीक है, और ऐसी फैसिलिटी जिसमें हमको पैसा नहीं मिला, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने इशू किया हमारे लिए, ठीक है, हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया लेटर ऑफ क्रेडिट आप इशू कर दो, बैंक ने हमारे बिहाफ में एलसी इशू किया है, बैंक ने हमारे बिहाफ में गारंटी दिया है, अभी तक पैसे नहीं मिले। जिसमें अभी तक पैसे नहीं मिलते, जिसमें अभी तक पैसे नहीं मिले, उसको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी बोलते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जब तक उसमें भी पैसे पे नहीं हुए, पैसे का यूज नहीं हुआ, उसको हम काउंट नहीं करते। हमने फंड बेस्ड 20 लाख की फैसिलिटी है और नॉन फंड बेस्ड 10 लाख की फैसिलिटी है, जो अभी तक जिसके अंदर पैसे का कोई पैसे बैंक ने यूज नहीं किए है, तो हम क्या काउंट करेंगे? सिर्फ फंड बेस्ड 20 लाख, जिसमें बैंक पैसा पे कर चुकी है, जिसमें बैंक पैसा पे कर चुकी है, सिर्फ उसको ही हम लोग काउंट करते हैं। बात समझिए आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर?
तो 20 लाख ही हम लोग काउंट करेंगे। नाउ और एक सिंपल सा फंड, देखो छोटे छोटे केस है, 4-4 मार्क के केस आएंगे। आपको पता है अगर एक लोन है और लोन का छोटा सा हिस्सा पेएबल है विद इन 12 मंथ्स, तो उसको लोन के साथ नहीं दिखाते, उसको करंट लायबिलिटी में दिखाते, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बोलते उसको। समझ रहे आप? सपोज 30 लाख का लोन है, 5 लाख 12 महीने के अंदर ड्यू है, तो 5 लाख को आप करंट लायबिलिटी में दिखाते हो और बाकी 25 लाख को आप बोरोइंग में दिखाते हो। हम कारों में क्या करेंगे? गाइडेंस नोट में साफ साफ शब्दों में लिखा है आपको दोनों लेने पड़ेंगे। आपका जो करंट आप बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी में दिखा रहे हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपको उसको भी लेना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपको वो भी लेना पड़ेगा। तो इवन दैट, तो आपका 25 लाख का लोन दिख रहा था, 5 लाख करंट लायबिलिटी में, दोनों मिलाकर 30 लाख लेने पड़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जितने केसेस डिस्कस कर रहे हैं, एक एक केस 4-5 मार्क के लिए आ सकता है। सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है सारे के सारे। ठीक है, बोरिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कौन सी आएगी? दोनों के दोनों बोरिंग आएंगे, दोनों के दोनों बोरिंग। अच्छा, हमने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और 50 लाख की एफडी दी है, उसी बैंक की एफडी। बैंक के रूल्स में खुद की एफडी के बेसिस पे आप लोन दे सकते हो। तो 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का एफडी। अगर आप देखेंगे तो 50 लाख का लोन, 50 लाख का एफडी है, मतलब इन शॉर्ट हमारी एफडी उनके पास पड़ी है और कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेट तो जीरो है लेना रिसीवेबल पेएबल एक्चुअली, क्योंकि एफडी पड़ी है उनके पास। तो क्या हम लोग कितना लेंगे? गाइडेंस नोट में साफ साफ लिखा है, सिक्योरिटी क्या दी उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी भले ही सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एफडी हो, सिक्योरिटी भले इन द फॉर्म ऑफ एफडी हो आपकी, करेक्ट, भले आपने नोट्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नेट करके बताया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है आपने लोन लिया है, डिपॉजिट भी किया है, एडजस्टेबल डिपॉजिट है, एडजस्ट कर सकते हैं वो खुद, तो नेट करके लिखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भी हो, भले ही आपने लोन लिया ऑन द बेस ऑफ एफडी, उसको आप काउंट करेंगे, दैट विल बी काउंटेड एज अ बोरोइंग, उसको आप काउंट करेंगे एज अ बोरोइंग। बात समझ रहे आप? You have taken the loan on the basis of giving FD, still that loan will be counted as a borrowing. मुकेश भाई से 20 लाख का लोन लिया है, माल्या साहब से 5 लाख का लोन, माल्या साहब भी, अब वो तो पैसे लेके भाग गए। 20 लाख का लोन है, माल्या साहब से 5 लाख का लोन है, आईसीआईसीआई बैंक से 5 लाख का लोन है, आईएफसी का 10, क्या काउंट करेंगे? Only loan from banks and financial institutions. Only loan from banks and financial institution. मुकेश भाई का लोन नहीं आएगा, माल्या साहब का लोन नहीं आएगा, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और आईएफसीआई का लोन आएगा, जो 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख है। एग्जेम्पशन की लिमिट इज 1 करोड़, एग्जेम्पशन की लिमिट 1 करोड़ है। ठीक है, तो उसके काफी नीचे है, काफी नीचे है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या एनबीएफसी का लोन हम काउंट करेंगे क्या? पुराने कारों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी नहीं आता था, इस कारों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी आता है, एनबीएफसी आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एनबीएफसी आता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बोरोइंग्स को काउंट करोगे तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी से लोन लिया है वो भी काउंट होगा, even that will be counted. सीसी लिमिट आएगी, एक्चुअल लोन आएगा, एक्चुअल लोन आएगा, लिमिट कितनी है वो नहीं, एक्चुअल लोन कितना लिया। साल भर में लोन 1.6 करोड़ गया था, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको पे ऑफ कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट डेट पे जीरो लोन है, जीरो लोन, बैलेंस शीट डेट पे जीरो लोन है, चलेगा क्या? लोन सिर्फ लोन के लिए और टोल रेवेन्यू के लिए कंडीशन है ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। साल में कभी भी किसी भी वक्त 1 करोड़ के ऊपर लोन गया मतलब आपने कंडीशन तोड़ी, कंडीशन तोड़ी मतलब आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, कंडीशन आपने तोड़ी, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार कारों में वर्ड यूज किया गया, टोटल रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं, टोटल रेवेन्यू ये वर्ड यूज किया गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ये वर्ड यूज किया गया है। तो टोटल रेवेन्यू में आपके सेल्स, सर्विसेज, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सब जितने तरह के, सेल ऑफ स्क्रैप, सारे इनकम्स आएंगे, ऑल द इनकम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी तरह के इनकम्स आएंगे, ऑल द टाइप्स ऑफ इनकम्स। देखिए यहां पे, क्या सेल ऑफ गुड्स आएगा? यस। क्या सेल ऑफ सर्विस आएगा? यस। सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, इस साल के कि पिछले साल के भी कि दोनों साल के? सुनिए, टैक्स ऑडिट के लिए भी और कारों के लिए भी पूरा सेल्स रिटर्न माइनस करना है, पूरा का पूरा सेल्स रिटर्न माइनस करना है। स्टेट में जो वैट लॉज है उसमें ऐसा लिखा होता है 6 महीने पुराने सेल्स 6 महीने के ऊपर नहीं चलेंगे, 1 साल के ऊपर नहीं चलेंगे। जो स्टेट लेवल पे वैट लॉज है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पुराने रिटर्न नहीं चलते। ठीक है, पूरे रिटर्न, कारों के लिए ध्यान रखना, सारे रिटर्न्स माइनस करेंगे, टैक्स ऑडिट के लिए भी सारे रिटर्न्स माइनस करेंगे। एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या? देखिए, 2 तरीके होते हैं अकाउंटिंग के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के 2 तरीके होते हैं अकाउंटिंग के। देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। 2 तरीके हैं, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, अगर आप इंक्लूसिव मेथड से अकाउंटिंग करते हैं तो आपने उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, इंक्लूसिव मेथड होता है और एक्सक्लूसिव मेथड होता है। इंक्लूसिव मेथड मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स पूरे अमाउंट के साथ 110 रुपए, 10 रुपए टैक्स है, पूरे अमाउंट के साथ 110, और फिर बाद में एंट्री पास करते हैं सेल्स डेबिट 10 टू एक्साइज पेएबल 10, ये बाद में एंट्री, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेथड पहली बार में ही रेगुलर जो एंट्री है उसमें ही 110 टू सेल्स 100 टू एक्साइज पेएबल 10। अगर आप इंक्लूसिव मेथड फॉलो कर रहे हो तो लो टर्नओवर में, अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करो तो मत लो। कुछ नहीं दिया जाए तो आप अज्यूम कर लीजिए कि एक्सक्लूसिव मेथड है और आप उसको निकाल दीजिए। बात समझ रहे आप? तो यहां पर भी हम अज्यूम कर लेंगे एक्सक्लूसिव मेथड है। प्रॉब्लम में लिखा है टैक्सेस आर इंक्लूडेड, मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रॉब्लम में मेथड के बारे में इंक्लूड मैंने बोला, सिर्फ बोला फिगर में टैक्स इंक्लूड है। करेक्ट, हम अज्यूम करेंगे कि एक्सक्लूसिव मेथड है और उसको माइनस कर देंगे। विल अज्यूम दैट इज एक्सक्लूसिव मेथड एंड विल रिड्यूस इट। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी 75 लाख माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे, यस, टोटल रेवेन्यू है, पुराने कारों से एकदम अपोजिट, टोटल रेवेन्यू है, लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे, स्क्रैप सेल्स लेंगे, वैट एक्सक्लूसिव मेथड अज्यूम किया है, माइनस कर देंगे। तो यही इसके साथ ही 4 करोड़ 2 करोड़ पूरे कैलकुलेशन के साथ 4.45 करोड़ आता है, जो लिमिट के नीचे 10 करोड़ की लिमिट है। तो कोई चिंता की बात नहीं, इफ अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक स्मॉल कंपनी है, जो स्मॉल तो है लेकिन प्राइवेट कंपनी कंडीशन फुलफिल नहीं होती।
गाइडेंस नोट में साफ साफ लिखा है, इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, यू हैव फुलफिल्ड द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी के क्राइटेरिया तुम फुलफिल नहीं करते, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट एग्जेम्पशन। स्मॉल कंपनी हो तो स्मॉल कंपनी बन के बिंदास एग्जेम्पशन लो, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने आपको पहले ही बोला, या तो क्लॉज 5 में एग्जेम्पशन लो या 6 में। 6 में है एंजॉय एग्जेम्पशन इन 6, 5 में है एंजॉय एग्जेम्पशन इन 5। दोनों अलग अलग क्लॉज है, किसमें भी एग्जेम्पशन लो, एंजॉय करो। 6 में है तो 6 में लो। क्या फर्क है दोनों क्लॉज में? दोनों क्लॉज में फर्क है साहब, क्या फर्क है आपको बताओ। प्राइवेट कंपनी में ऐसा लिखा है, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। होल्डिंग और सब्सिडरी किसी में पब्लिक कंपनी नहीं चलेगा। स्मॉल कंपनी में ऐसा लिखा है, होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं चाहिए। फर्क है दोनों में। वापस, प्राइवेट कंपनी में ऐसा लिखा है, होल्डिंग या सब्सिडरी शुड नॉट बी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। 6 नंबर क्लॉज में लिखा है, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों नहीं होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी वाले क्लॉज में पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स है, 1 करोड़ की लिमिट, यहां पे सिर्फ पेड अप कैपिटल है। तीसरा, प्राइवेट कंपनी में टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर है, स्मॉल कंपनी में टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर के पीरियड के हिसाब से। तो टर्नओवर वर्ड है, मतलब सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस नेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो। तो दोनों में फर्क है, क्लॉजेस में, दोनों में एग्जेम्पशंस में फर्क है। ठीक है, देखिए बहुत सारी केसेस देखी हमने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करेक्ट? सो बी केयरफुल। और ये सारे केसेस, इसके बाहर केसेस आने के चांसेस नहीं के समान है, नॉट देयर। बराबर इसमें से ही पूछना है। जितने केस मैंने लिए हैं बहुत रिसर्च करके, इसमें से ही चीजें आनी है। ठीक है, हम लोग ओरिजिन देख चुके कारों का, उसकी एप्लीकेबिलिटी देख चुके, उसके एग्जेम्पशन, उसके केसेस देख चुके। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा शॉर्टकट बताऊंगा, आप दिमाग में फिट कर लेंगे 16 क्लॉजेस। 16 क्लॉज आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और नंबर वाइज क्लॉज नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4, 5, 6 पूरे के पूरे। इसको हम लोगों ने इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक बोला है। दिस इज कॉल्ड इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक। ठीक है, आप इसको, थोड़ा सा फनी है, ठीक है, फनी है मैं जानता हूं, लेकिन हमको तो याद रखने से मतलब। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है, कहानी और इमेज दोनों को, कहानी को आप जितना इमेजिन करेंगे उतना बढ़िया। ठीक है, सिचुएशन 1, आप सीए बन गए। करेक्ट, आप सीए बन गए, वो दिन रिजल्ट का, आप सीए बन गए हो, CA-Results.NIC पास। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप इमेजिन करते हैं। जैसे आप बहुत खुश हुए, आप इमीडिएटली फ्लिपकार्ट का लोगो दिखना चाहिए आपको, फ्लिपकार्ट का लोगो दिखना चाहिए। फ्लिपकार्ट के साइट पे गए, आपने शॉपिंग की, सब सारे प्रोफेशनल एक्सेसरीज है, ठीक है, सारे के सारे प्रोफेशनल एक्सेसरीज आपने शॉपिंग की कि अब मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे टाई भी चाहिए, मुझे कफलिंग भी चाहिए, मेरे को टाई पिन भी चाहिए। करेक्ट, एक अच्छी प्रोफेशनल वॉच भी चाहिए। तो आपने फ्लिपकार्ट पे आके जम के शॉपिंग की। फिर आप इंडियन एयरलाइंस के साइट पे गए, लेट्स बुक टिकट्स टू मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, ये चारों जगह जाऊंगा और जाके मैं जॉब इंटरव्यूज देना चाहता हूं। दूसरी फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आपको दिखनी चाहिए, आपने साइट ओपन की, ये किया। पहले कहानी ध्यान में रखो, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने और एक वेबसाइट ओपन की, लिंक्डइन, बहुत ही पॉपुलर है, आप जानते होंगे लिंक्डइन है। आपने लिंक्डइन की वेबसाइट ओपन की, सर्च किया कि दिल्ली में कौन कौन से लोग मेरे पहचान के हैं, पुणे में कौन है, बॉम्बे में कौन है, दिल्ली में कौन है, चेन्नई में कौन है, कलकत्ता में कौन है, उनकी लिस्ट बना ली कि इन दिन से मुझे काम करना है। फटाफट अपना ईमेल आईडी ओपन किया, live.com। ठीक है, लाइव इज अ वेबसाइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, हॉटमेल की वेबसाइट है live.com। फटाफट वहां पे आप गए, आपने वहां से ईमेल किया live.com। ठीक है, वहां पे कुछ अटैच करने थे आपके सीवी और बाकी सारी चीजें। ड्रॉपबॉक्स इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, वहां पे आप आपके डॉक्यूमेंट रख सकते हो, वहां से अटैच कर दिया। फिर आपने सोचा कि मुझे करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो CNN की वेबसाइट पे गए।
CNN न्यूज वाले लोग हैं, CNN की वेबसाइट पे आप गए, देखो 6 वेबसाइट कवर हो गए, एकदम सिंपल। मैं बोला सिर्फ आप वेबसाइट, आप CA बन गए, यस इमीडिएटली। सबसे एंजॉय करने, सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग कर ली, फिर अगला इंडियन एयरलाइंस की, आपको इमेजिन करनी पूरी कहानी, आपने इंडियन एयरलाइंस की वेबसाइट ओपन की और वहां पे आपने टिकट्स बुक कर ली, फिर किस किस से मिलना है, लिंक्डइन, ठीक है, फिर live.com ओपन करके सबको ईमेल कर दिए, ड्रॉपबॉक्स से अटैचमेंट भी कर दिए, और छठा जनरल नॉलेज के लिए CNN की वेबसाइट भी देख ली। ये हो गया आपके पहले 6 क्लॉज, 6 वेबसाइट से और 6 क्लॉज हो गए। फ्लिपकार्ट फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी आपने वेबसाइट खोली, इंडियन एयरलाइंस इन्वेंट्री। देखो पहले मैंने आपके दिमाग में इमेजेस डाली, देखो इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि आदमी इमेजेस भूलता नहीं है। मैंने आपके दिमाग में इमेजेस डाली, अब मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं उसको, फ्लिपकार्ट फिक्स एसेट्स, अब वो लिंक होना चाहिए, फ्लिपकार्ट फिक्स एसेट्स। आपके इंडियन एयरलाइंस की साइट, मेरे दिमाग में बिल्कुल वैसा का वैसा एरोप्लेन आता है, इन्वेंट्री। लिंक्डइन लोन्स गिवन, ठीक है, टू सेक्शन 189 पार्टीज, लिंक्डइन लोन्स गिवन टू सेक्शन 189 पार्टीज। फिर उसके बाद में लिंक्डइन के बाद में, ठीक है, आपने live.com, अगेन लोन्स गिवन टू सेक्शन 185 एंड 186 डायरेक्ट एंड अदर्स, उनको लोन्स गिवन है, फिर से लोन्स गिवन है, ठीक है। ड्रॉपबॉक्स डिपॉजिट्स टेकन, ड्रॉपबॉक्स डिपॉजिट टेकन, और फिर आखिरी में यू हैव CNN कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखो अब एकदम क्लियर, किसने फिक्स एसेट बोला आपके दिमाग में फ्लिपकार्ट आना चाहिए, किसी ने इन्वेंट्री बोला आपके दिमाग में इंडियन एयरलाइंस आना चाहिए, करेक्ट। किसी ने आपके लोन्स गिवन बोला आपके दिमाग में लिंक्डइन आना चाहिए, लोन्स गिवन टू डायरेक्टर बोला आपके दिमाग में live.com आना चाहिए, उसका लोगो आना चाहिए live.com। किसी ने बोला डिपॉजिट्स ड्रॉपबॉक्स, किसी ने बोला कॉस्ट रिकॉर्ड CNN। आप ये इमेजेस, टेक माय वर्ड्स, स्टोरी, सिर्फ इमेजेस ध्यान में रखो, आपको क्लॉज नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट क्लॉज नंबर 1, ठीक है, लिंक्डइन क्लॉज नंबर 3, ड्रॉपबॉक्स क्लॉज नंबर 5, करेक्ट। सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक है बहुत सिंपल। 16 में से 6 क्लॉज याद हो गए एकदम सीक्वेंस में। कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इमेज रिकलेक्ट करनी है। फ्लिपकार्ट इमेज रिकलेक्ट करना है, नंबर अपने आप आ जाएगा। लिंक्डइन रिकलेक्ट करना है, नंबर अपने आप आ जाएगा। CNN रिकलेक्ट करना है, नंबर अपने आप आ जाएगा। फिर आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक में गया, बहुत बड़ी बैंक, SBI। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC में गए। फिर आप पहले SBI में गए, बॉम्बे में आप SBI में गए, दिल्ली में आप LIC में गए, करेक्ट। कैलकाटा में आप सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, सपोज वहां पे है, सपोज इन्फोसिस, इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, मान लेंगे, दिल पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप अभी टर्नओवर लेके बैठ जाएंगे सॉफ्टवेयर कंपनीज का। कॉग्निजेंट और इन्फोसिस में अभी फाइट चल रहा है। फिनोलेक्स, इंडिया की सबसे बड़ी केबल कंपनी, फिनोलेक्स, करेक्ट। आप फिर चेन्नई में गए तो फिनोलेक्स की आप सबसे बड़ी केबल कंपनी में आपने दिया। इंडिया की सबसे बड़ी खुद की अपनी मोबाइल कंपनी, माइक्रोमैक्स, ठीक है। और आखिरी में सबसे बड़ा नेटवर्क, TV8, नेटवर्क 18। बहुत सिंपल है। वंस अगेन, सबसे बड़े बैंक में आप इंटरव्यू देने गए, SBI। फिर सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, सबसे बड़ी केबल कंपनी आपका फिनोलेक्स, सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स, सबसे बड़ा नेटवर्क 18। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 6 हो गया। इसके बाद आपके और 6 क्लॉज हो गया। SBI स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज है, स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज है। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC, करेक्ट। LIC इज अगेन योर लोन्स रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट का आपका क्लॉज है, लोन रिपेमेंट क्लॉज इज देयर। फिर उसके बाद सबसे बड़ी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी, करेक्ट, IPO FPO का पैसा, IPO FPO का पैसा, वो पॉइंट है। सबसे बड़ी आपकी केबल कंपनी फिनोलेक्स, फ्रॉड का पॉइंट है।
सबसे बड़ी इंडिया की मोबाइल कंपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, माइक्रोमैक्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का काम है, ठीक है, उसका क्लॉज है। नेटवर्क दैट इज निधि कंपनी। देखो आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए, सबसे बड़ी एसबीआई, उसके बाद सबसे बड़ा एलआईसी, उसके बाद सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इन्फोसिस, फिर सबसे बड़ा आपका फिनोलेक्स केबल, फिर सबसे बड़ा आपका माइक्रोमैक्स और बाद में नेटवर्क 18। स्टैट्यूटरी ड्यूज एसबीआई, स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है, आपका एलआईसी दैट इज लोन रीपेमेंट, आपका इन्फोसिस आईपीओ एफपीओ का पैसा, आपका फिनोलेक्स केबल फ्रॉड्स, आपका माइक्रोमैक्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आपका नेटवर्क 18 निधि कंपनीज। ये एसोसिएशन आपको कर देना है। अगली बार आपका आया स्टैट्यूटरी ड्यूज एसबीआई, लोन रीपेमेंट एलआईसी, लोन रीपेमेंट और 2 लोन है, 3 लोन के पॉइंट्स है यहाँ पे। एक लोन लिंक्डइन है, एक लोन live.com है और अभी एक लोन जो है वो एलआईसी है। करेक्ट, ऐसे कंपेयर करके बढ़ो, ज्यादा आसानी होती है, ज्यादा दिमाग में बैठता है। एक आपका लोन था 189 पार्टीज को लिंक्डइन, डायरेक्टर्स को live.com, लोन का रीपेमेंट है अभी, ठीक है, रीपेमेंट है, दैट इज योर एलआईसी। आपका फिर इन्फोसिस आईपीओ एफपीओ एंड सो ऑन। एक बार एसोसिएशन बन जाए तो फिर बात बन जाएगी। तो सिर्फ इमेज पहले ध्यान में रखो। 6 अलग अलग वेबसाइट्स थी, अब 6 अलग अलग आपकी ये कंपनीज है। लास्ट है इंटरव्यू में आप थके नहीं, तंदुरुस्त रहे, एनर्जेटिक रहे, इसलिए कोई आप कुछ खा रहे थे, आपने रेजिन्स खाए, मतलब आपके किशमिश बोलते हैं, किशमिश आपने खाया। फिर ताजे फ्रूट्स में आपने पाइनएप्पल खाया, फिर आपने नट्स खाए और फिर वापस आपने फ्रेश में कैरेट्स, ठीक है। पहले क्या खाया आपने? रेजिन, फिर फ्रेश में पाइनएप्पल, फिर नट्स, फिर फ्रेश में कैरेट, ठीक है। नाउ वापस रेजिन्स इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, पाइनएप्पल प्राइवेट प्लेसमेंट्स, करेक्ट। आपके नट्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन, हम लोग पढ़ेंगे सब इसके बारे में, पढ़ने के बाद और भी क्लैरिटी रहेगी। और कैरेट्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एनबीएफसी, ठीक है, बाय आरबीआई, विल सी। लेट्स फ्रीज गाइज, ये सब आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। एक बार ये 16 क्लॉज देख ले हम लोग, ठीक है। 6 आपकी वेबसाइट्स थी, 6 आपकी कंपनीज थी, 4 आपके फ्रूट्स है, नट्स फ्रूट्स ये सब कुछ है। इमेजेस दिमाग में रखे, एसोसिएशन बना लीजिए। आपको नंबर, आप नंबर के साथ लिखेंगे, करेक्ट, नंबर के साथ आप बता पाएंगे। जैसे अगर आपको क्लिक हुआ फ्लिपकार्ट, क्लॉज नंबर 1, इंडियन एयरलाइंस उसके नीचे क्लॉज नंबर 2, लिंक्डइन क्लॉज नंबर 3, ऊपर live.com क्लॉज नंबर 4, ड्रॉपबॉक्स क्लॉज नंबर 5, ठीक है। उसके नीचे CNN क्लॉज नंबर 6, SBI 7, LIC 8, इन्फोसिस 9, फिनोलेक्स केबल 10, फ्रॉड 11, बराबर। पूरे एसोसिएशन आपके, नेटवर्क 18 12, करेक्ट, पूरे एसोसिएशन आपके बन जाएंगे। आपके रेजिन्स 13, पाइनएप्पल 14, नट्स 15, कैरेट 16, पूरे आपको सिर्फ आपको रिकलेक्ट करना है इमेज कौन सी थी, नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। सो विद दिस वी आर थ्रू विथ ओरिजिन ऑफ कारो, वी आर थ्रू विथ एप्लीकेबिलिटीज, exemptions, we are through with the lots of cases, 35-40 केस हम लोग देखे वो, we are through with the shortcut, कारो के 16 क्लॉजेस। देखो क्लॉजेस याद रखना एक बात है, लेकिन सीक्वेंस के साथ याद रखना, नंबर के साथ याद रखना ये दूसरी बात है। मैं बोलता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, पूरा डीप जा के पढ़ो, लेकिन याद भी रखना जरूरी है। याद कैसे रखना वो भी आपको पता होना चाहिए।